की 16वीं एपिसोड के साथ 15वीं एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सारे बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। रेनिस को ट्रेनिंग करते हुए दिखाते हैं, जबकि हमारी डीमन क्वीन इजाबेला भी ट्रेनिंग कर रही होती है, जो कि एक झरने के नीचे बैठी होती है। टीचर ड्रोना की कोशिश होती है कि वो भी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करना सीख जाए। झरने के पानी के नीचे बैठे हुए ही अपने ही दिमाग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे अपने आप का सामना होता है। क्वीन से कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम हूँ। क्वीन इजाबेला जहाँ पर खड़ी होती है उसके नीचे उसके डीमन दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं, सारे उसके जनरल्स या फिर उसके स्पाई होते हैं। दूसरी क्वीन हमारी इजाबेला से कहती है, ये सब कुछ हम दोनों ने किया है, या फिर ऐसा कहूँ कि सिर्फ तुमने किया है, इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो। क्वीन इजाबेला उसे कहती है, मैं कैसे इन सब की मौत की जिम्मेदार हूँ। दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इन सब ने अपनी जानें तुम्हारे लिए दी ताकि तुम्हारी जान को बचाया जा सके, क्योंकि तुम इनकी क्वीन थी, लेकिन तुम इनकी हिफाजत नहीं कर पाई। तुमने इंसानों पर भरोसा किया और उस ट्रीटी को साइन करने के लिए आगे बढ़ गई। साथ ही तुमने अपनी कमांडर जूलियन पर भरोसा किया और उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि तुम क्वीन बनने के लायक ही नहीं थी, तुम एक बेवकूफ हो। इन सब की जान गई तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से। इजाबेला उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ। और साथ ही वो रोते हुए कहती है, मैं तो बस इंसानों के साथ समझौता इसलिए करना चाहती थी कि मैं अपने लोगों को और ज्यादा मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और इंसानों के साथ मिलकर मुझे धोखा देंगे। दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, हमारे पापा का फैसला बिल्कुल ठीक था कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उस फैसले में भी तुमने हमारे पापा का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे डीमन भाइयों ने तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि तुम एक क्वीन थी, लेकिन तुम एक क्वीन होने के लायक नहीं। उन सब ने अपनी जानें दे दी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। कहीं तुम ये बात भूल तो नहीं चुकी कि तुम एक डीमन क्वीन हो, कोई इंसान नहीं। उसी वक्त डीमन क्वीन के साथी जो कि जमीन पर मरे पड़े होते हैं, वो उसकी टांग को पकड़ लेते हैं और उसे हमारी डीमन क्वीन कहकर पुकारना शुरू कर देती है। डीमन क्वीन से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी अंदर की पावर को अनलीश करती है और दूसरी वाली क्वीन से कहती है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं आज भी एक डीमन क्वीन हूँ, कोई इंसान नहीं। टीचर ड्रोना जो कि झरने के साथ खड़ी होती हैं, उन्हें अचानक बहुत ज्यादा पावर का फ्लो महसूस होता है। क्वीन अभी झरने में बैठी होती है, लेकिन उसकी बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। टीचर ड्रोना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये देखकर टीचर ड्रोना जल्दी से आगे बढ़ती हैं और उसकी गर्दन पर एक पंच मारती हैं, जिससे क्वीन बेहोश हो जाती है। ड्रोना कहती है, मैंने इससे पहले ऐसी बाउंड्री फोर्स कभी नहीं देखी, इससे पहले सिर्फ डीमंस की बाउंड्री फोर्स ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा ईवल है। नेक्स्ट सीन रिफाइनरी क्लास का होता है। जालू अपने पास से नए स्लाइम्स बना रहा होता है। उसी वक्त टोल्स बुश वहाँ पर आता है और जालू से कहता है, तुम्हारे पास क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जालू बुश को देखकर कहता है, ये कमीना मेरा स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी मुझे टीचर नहीं कहता। जालू बुश से कहता है, मैंने एक नया कंपाउंड बनाया है, इस नए मैजिकल कंपाउंड की मदद से तुम रेनिस को भी हरा सकते हो। ये सुनते ही बुश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर से कहता है, क्या वाकई में। जालू से कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें ये मैजिकल आइटम तभी दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। और यहाँ पर जालू से अपनी शर्त नहीं बताता। नेक्स्ट सीन एक बाजार का होता है, जहाँ पर सोफिसास अपने एक सोल्जर दोस्त के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। सोफिसास का दोस्त उससे पूछता है, मैंने काफी अरसे से जियांग को नहीं देखा, उसकी फोर्जरी क्लास कैसी चल रही है। वो दोनों इतने ज्यादा हैंडसम होते हैं कि बाजार में खड़ी लड़कियां उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। सोफिसास उसे कहता है, टीचर मार्टिन ने कभी उसके लिए होल्ड बैक नहीं किया, उन्होंने अपनी सारी नॉलेज उसको दे दी है और वो कहते हैं जियांग के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक दिन वो उनसे भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। सोफिसास का दोस्त उसे कहता है, मैंने जियांग की ड्राइंग्स देखी हैं, वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग करता है। सोफिसास के हाथ में एक बकेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे फल होते हैं। सोफिसास अपने दोस्त से कहता है, जीबी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। जीबी यानी कि इजाबेला डीमन क्वीन। सोफिसास कहता है, मैं उनको चीयर अप करने के लिए ये सब कुछ ले जा रहा हूँ। दोस्त सोफिसास से कहता है, क्या ये सब कुछ उस एलिना ने तैयार किया है, मैंने सुना है कि तुम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सोफिसास उसे कहता है, अब बस भी करो। बाजार में चलते हुए उनकी नजर सामने एक शॉप पर पड़ती है। दोस्त सोफिसास से कहता है, वहाँ सामने देखो, वहाँ पर क्या है। वो दोनों शॉप पर आते हैं। वहाँ पर एक शख्स लेटा होता है जिसने अपने पेट पर एक छोटा सा पंखा रखा होता है और वो बड़े मजे के साथ उसकी ठंडी हवा ले रहा होता है। सोफिसास उससे पूछता है, तुम ये क्या चीज बेच रहे हो। वो दुकानदार उनसे कहता है, इसको एक पंखा कहते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग है, तुम लोगों को बस इसके नीचे लगी हुई रस्सी को खींचना है और ये चलना शुरू हो जाएगा और इससे बहुत ही ठंडी हवा निकलेगी। सोफिसास का दोस्त एक पंखे को चलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और सोफिसास से कहता है, सोफिसास ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरा इसको देखो। उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखते हैं तो गली में बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं। दो लोग साइकिल चला रहे होते हैं, जबकि एक बच्चे के पास हैंडल वाली स्केटबोर्ड होती है। दोस्त सोफिसास से कहता है,
ये चीजें कौन सी हैं? मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। सोफी सास कहता है मैंने भी ऐसी चीजें पहले नहीं देखी। वहीं पर एक जगह पर भीड़ जमा होती है। एक शख्स साइकिल्स बेच रहा होता है, उसके पास बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। वो 2 कॉइन की एक साइकिल बेच रहा होता है। एक बहुत ही अमीर शख्स वहाँ पर आता है और कहता है मुझे 10 साइकिल्स चाहिए, अपनी फैमिली के हर शख्स के लिए एक साइकिल। दोस्त सोफी सास से कहता है आज तो बाजार में बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। उन्हीं के पास एक मैजिक क्लास का स्टूडेंट खड़ा होता है जिसके पास अपनी छड़ी होती है। वो रोता हुआ कहता है मैं अभी तक मैजिक ही क्यों सीख रहा हूँ। वो अपनी छड़ी तोड़कर आगे भाग जाता है और कहता है मुझे भी एक साइकिल खरीदनी है। उसी वक्त सोफी सास के कान में आवाज पड़ती है। एक शख्स टीचर ड्रोना और टीचर वेटली को बेच रहा होता है। वो कह रहा होता है जल्दी से यहाँ पर आए, 2 बार एक फ्री मिल रही है। सोफी सास को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है ऐसा कौन सा शख्स है जो कि हमारी स्कूल की टीचर्स को बेच रहा है। वो दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक दुकान के गिर्द बहुत ज्यादा रश लगा होता है। वहाँ पर टीचर वेटली और टीचर ड्रोना के पुतले पड़े होते हैं जो कि बिकनी में होते हैं। वो शख्स लोगों से कह रहा होता है एक पुतले के 2 कॉइन, अगर 2 पुतले लोगे तो 3 कॉइन के मिलेंगे। वहाँ छोटे पुतलों के पीछे 2 बड़े पुतले होते हैं जो कि पहली बार जियांग ने बनाए थे। एक मोटा सा टर्की आदमी कहता है तुम्हारे पीछे जो बड़े पुतले पड़े हुए हैं वो कितने के दोगे। दुकानदार उस शख्स से कहता है हमारे बॉस ने कहा है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल के साइज के हैं, इसलिए ये एक पुतला 2000 कॉइन का मिलेगा। सारे ग्राहक ये सुनकर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी कह रहे होते हैं लेकिन हमें यही खरीदने हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और उस शॉपकीपर से कहता है कहीं तुम्हारे बॉस का नाम जियांग तो नहीं। शॉपकीपर उसे कहता है कैप्टन हमारे बॉस का नाम जियांग ही है, आपको कैसे पता? इस पूरे बाजार में तो रश लगा हुआ है, सारी चीजें बॉस जियांग की हैं। ये सारी चीजें उसने अपनी फोर्जरी क्लास में इन्वेंट की हैं, हम लोग इन्हें बेच रहे हैं। उसी वक्त हैंस और मोटो भी अपने बड़े से ट्रक में वहाँ पर आते हैं। सोफी सास और दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्त उससे कहता है क्या ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर है? सोफी सास उसे कहता है नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं है, इसे भी जियांग ने बनाया है, ये एक मोटर कार है। ट्रक में से मोटो बाहर निकलता है और सोफी सास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हाय बोलता है। नेक्स्ट सीन अरीना का होता है। सोफी सास अपने दोस्त के साथ अरीना पर चला जाता है। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं हमने अरीना का काम मुकम्मल कर लिया है। सोफी सास ये देखकर कहता है आप तो बहुत ही महान हैं, आपने 10 दिनों में इतना बड़ा अरीना खड़ा कर दिया। टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कमेंट्स के लिए शुक्रिया। टीचर मार्टिन उससे कहते हैं मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जियांग से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जियांग यहाँ पर नहीं है, वो एली के साथ यूजलेस नंबर के फॉरेस्ट में गया है। सोफी सास कहता है आज यूजलेस नंबर वाले फॉरेस्ट में जाकर उसको क्या मिलने वाला है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, उसने कहा था उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। उसी वक्त वहाँ पर मोटो आता है। मोटो के पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है और वो सोफी सास से कहता है जियांग ने जाने से पहले ये आपको देने का कहा था। वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सिक्के होते हैं। टीचर मार्टिन सोफी सास से कहती है ये सारे सिक्के उसने मिलिट्री फंड में जमा करवाने का कहा है। सोफी सास कहता है मैं इन पैसों को कैसे ले सकता हूँ, ये तो हमारे ही किंगडम के लोगों की मेहनत की कमाई है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अब हमारे शहर में महंगाई बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि हम माइन में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन क्रिस्टल्स को निकालने के लिए, जबकि टीचर माइक के स्टूडेंट्स भी हमारी मदद कर रहे हैं। इससे उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। पास से एक छोटा सा क्रिस्टल निकालता है और सोफी सास से कहता है ये छोटा सा क्रिस्टल पहले 10 गोल्ड कॉइन्स का मिलता था। टीचर यालू भी इस क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए हमसे 5 गोल्ड कॉइन लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी प्राइस कम कर दी है। अब हम लोग 10 गोल्ड कॉइन्स में ऐसे 5 क्रिस्टल खरीद सकते हैं, यानी कि पर क्रिस्टल में 2 गोल्ड कॉइन्स का पड़ता है। ये सुनकर सोफी सास उनसे कहता है इसका मतलब इससे तो महंगाई में कमी आएगी। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये लोगों के पास कुछ इजाफी पैसे थे जिन पैसों से उन्होंने जियांग की बनाई हुई चीजों को खरीदा है, इसलिए तुम इन्हें अपने मिलिट्री फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन यूजलेस नंबर फॉरेस्ट का होता है। एली और जियांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनके ऊपर ना तो पत्ते होते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई फल होता है। जियांग आगे बढ़ता है और एक दरख्त को हाथ लगाकर कहता है ये तो बिल्कुल भी दरख्त जैसा नहीं लगता। उसी वक्त वो अपना बैग नीचे उतारता है और उसे खोलकर उसमें से कुछ आइटम्स निकालता है और कहता है इसे टेस्ट करते हैं क्या ये वाकई में कोई मैजिकल दरख्त है या फिर नहीं। उसने अपने बैग में बहुत सारे कागज के टुकड़े रखे होते हैं। ये एक नई टेक्निक होती है जो कि हैंस ने उसको सिखाई है। उसने उन कागज के टुकड़ों के ऊपर पत्थरों की तस्वीरें बनाई होती है। वो उनमें से एक स्क्रोल को खोलता है और उसमें से पत्थर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो अपना पेन निकालता है और उस पत्थर के ऊपर एक तस्वीर बनाता है जो कि चेनसा की होती है। वो फायर रेड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए एक चेनसा बनाता है, फिर उसके साथ इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए उस चेनसा को पावर देता है। एली उसे कहता है तुम्हारा तरीका तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पेपर पर पत्थरों को पहले से स्टोर करके रखना और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ेगी उनको निकाल कर उनको इस्तेमाल कर लेना। जियांग उसे कहता है ये मुझे एक सीनियर स्टूडेंट ने सिखाया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है।
फिर जियांग वो चेनसा एली को देता है और कहता है अब ये तुम पर है, जल्दी से इस दरख्त को काटो। एली वो चेनसा पकड़ लेता है और उसे दरख्त पर चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका चेनसा उस पर जरा भी नहीं चलता। एली उससे कहता है तुम्हारे इस गैजेट की मदद से मैं इसको नहीं काट पा रहा। उसी वक्त उसका चेनसा टूट जाता है, लेकिन वो दरख्त नहीं कटता। जियांग कहता है मेरा चेनसा स्टील का बना हुआ था, आखिर ये भी इस दरख्त को क्यों नहीं काट पाया। जियांग आगे बढ़ता है और कहता है इस चेनसा की मदद से तो इस दरख्त पर जरा सा डेंट भी नहीं पड़ा, आखिर ये दरख्त है किस चीज का। जियांग जब उसको करीब से देखता है तो कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। एली उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये यूजलेस नंबर है, तो फिर तुम इनको इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जियांग एली से कहता है तुम्हें ये यूजलेस इसलिए लगता है क्योंकि तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। तुम लोग इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि तुम लोग इसे घर बनाने के लिए या फिर इसे लकड़ी समझ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये यूजलेस नंबर भी सबसे वैल्यूएबल चीज बन जाएगी। जियांग यहाँ पर ये नहीं बताता कि असल में ये यूजलेस नंबर है क्या चीज, ये एक पौधा है, दरख्त है या क्या चीज है, लेकिन अगर मैं गैस करूं तो मुझे लगता है शायद ये डायमंड है। आप लोग भी अपना गैस करके बता सकते हैं। और यहीं पर हमारी 16वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।